माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं 12 दिन तक जीवन और मृत्यु के बीच में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कोरोना से चपेट में आने के लिए भर्ती रहा। मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देना है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, वो तो है नहीं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं शांति जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी बीमारी के दौरान उन्होंने लगातार निगरानी रखी, मेरे से भी बात की और मेरा मनोबल भी ऊंचा किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे, वे भी लगातार मेरे बारे में चिंतित रहती थी और हमेशा इस बात के लिए प्रयत्न करती थी कि मैं जल्दी से जल्दी आराम पाऊँ। इसके साथ ही डॉक्टर भंडारी और उनकी जो टीम थी सारे अस्पताल की, बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने मेरी देख रेख की और जिसके बारे में मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं अगर मेरी भतीजी गायत्री राठौड़ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वे लगातार मेरे इस मामले में ध्यान में आती रही, देखती रही, सब करती रही। और माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, आपने भी इस बारे में जानकारी की थी, ये मुझे मालूम है, इसलिए आपका भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। अब रहा सवाल आज का, आपने जो है भाषण किस पर दिया जाए, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक रस्म अदायगी हो रही है इस देश में। शासन बदलेंगे, आएंगे, बहुमत आएगा, जाएगा और वही एक तौर तरीका है, वो चलता रहेगा, रस्म अदायगी होती रहेगी। इधर से पक्ष में, इधर पक्ष है और इधर प्रतिपक्ष है, अपने अपने हिसाब से सारे जो है काम कराते रहेंगी। आखिर हमारा क्राइटेरिया क्या हो? हम जब फाइनेंस बिल पास करते हैं, बजट पास करते हैं, केंद्र में भी और यहाँ पर भी, आप भी अध्यक्ष महोदय एक बार केंद्र में भी हुआ है, मैं भी 3 बार केंद्र में रहा हूँ, लेकिन एक परिपाटी सी चल रही है और उस परिपाटी का पालन हम करते जा रहे हैं। और इसलिए आज मैं नए ढंग से इस परिपाटी के अलग होकर के कहना चाहता हूँ कि आखिर हमारी कसौटी क्या हो, आखिर हमारा पैमाना क्या हो, हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में खड़े हैं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस बार डॉक्टर ओसरा जी नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संविधान के प्रियम्बुल को पुस्तकों में छपवाया है। और इस बार माननीय राज्यपाल महोदय ने भी हमारा प्रियम्बुल इस विधानसभा में पटल पर पढ़वाया। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रियम्बुल है, इस देश की सारी व्यवस्था राष्ट्रपति से लगाकर नीचे तक इस प्रियम्बुल के आधार पर इस उद्देशिका को प्राप्त करने के लिए जो है प्रयत्नशील है। अब हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आज 5 शताब्दी के बाद हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी 75 साल पूरे होने के बाद यहाँ हम मना रहे हैं, तो इस संविधान की प्रियम्बुल की कितनी पालना हुई, इस पर चर्चा होना जरूरी है। क्योंकि देश निर्माण में, इस राष्ट्र को मजबूत करने में ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये इसलिए है कि आपको दे रखा है प्रियम्बुल। अब प्रियम्बुल क्या है अध्यक्ष महोदय? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है जो प्रियम्बुल में ले, जैसे सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, और टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अध्यक्ष महोदय, इसमें क्रम देखिए आप, जस्टिस सोशल पहले, इकोनॉमिक बाद में और पॉलिटिकल थर्ड। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। और तीसरा है अध्यक्ष महोदय, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेशनरी अपॉर्चुनिटी। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। अब ये जो हमारे पास बजट है, पास किया, अब आज फाइनेंस बिल पास करेंगे अपन,
उसमें क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, ये है मुद्दा। सोशल जस्टिस कहाँ है माननीय अध्यक्ष महोदय? आप भी गांव में जाते हैं, मैं भी गांव में जाता हूँ, हम राजनीति में सारे प्रदेश में भी और देश में घूमते हैं। क्या सामाजिक न्याय सब समाजों में पहुँच गया है? हमारा ये होना चाहिए कि आज ये छुआछूत मिट चुकी, क्या आज ये अस्पृश्यता मिट चुकी, या आज ये ऊपर और नीचे का जो है एक वो पैमाना बना हुआ है जातियों का, उसमें कमी आ गई। आज इस देश में सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और 50 साल के बाद भी अगर न्याय बाल काटने से मना करता है, आज अगर किसी को कुएं में जाने से, पानी भरने से मना किया जाता है, आज अगर मंदिरों में जाने से मना किया जाता है, आज अगर पंगत में बैठने से मना किया जाता है, ये जो स्थिति आज देश की है, ये इस बात को प्रकट करती है कि हम 70 साल में या 75 साल में सामाजिक न्याय इस देश में देने में असमर्थ रहे हैं। और इसलिए हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा इस विषय की ओर जाना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय क्षमा करें तो मैं कहूँ, सरकार ने जो सामाजिक न्याय देने के विभाग हैं, जनजाति विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, एक दिन में निपटा दिया। जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, जिन पर सबसे ज़्यादा बहस होनी चाहिए, और इसके साथ भी बाल कल्याण और महिला कल्याण पर भी विषय होना चाहिए। तो जो विभाग सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हैं, लाने को चाहते हैं, उनको ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो मैं मानता हूँ कि आज तक नहीं दिया गया। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आगे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे सबसे ज़्यादा प्रयत्न होने चाहिए, जो कि इस राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा आता है इकोनॉमिक जो है जस्टिस, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय बहुत बड़ी साध है। आर्थिक न्याय को बोला जाए, बोलने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आर्थिक न्याय को करने के लिए करने के लिए एक सोशलिज्म शब्द जोड़ा गया है कि आर्थिक न्याय क्या होगा, किसके आधार पर होगा, कि समाजवाद। अब समाजवाद इस देश में एक राजनीतिक जो है व्यवस्था का नाम है, और समाजवाद का मतलब है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिसकी जितनी क्षमता हो उससे उतना लो, और जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतना उसको दो। ये एक समाजवाद की परिभाषा सामान्यतः सारी दुनिया में मानी जाती है। हालांकि समाजवाद के कई रूप ऐसे आए विकृत, जिससे कि हालांकि ये फेल भी हो गया है वाद, लेकिन हमारे यहाँ हमने इसको स्वीकार किया। और ये स्वीकार करना इसलिए किया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस देश में आर्थिक रूप से एक तरफ धनाढ्य वर्ग है, एक तरफ बहुत जो कैलोरीज है गरीब वर्ग को खाने की, आधा हिंदुस्तान और आधा राजस्थान पूरी कैलोरीज नहीं पा रहा है, और वो इसलिए नहीं पा रहा है कि उनको जो है आर्थिक न्याय नहीं मिला। अब आर्थिक न्याय देने के लिए हमको किस दिशा में जाना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आर्थिक न्याय मिले बिना आज़ादी अधूरी है। क्या माने रखती है, पेट में रोटी दी है और आज़ाद है हम। रोटी, मकड़ा और मकान ये तो बेसिक आवश्यकता है, ये मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। और राजस्थान व्यापक स्तर पर, राजस्थान में ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत है, राजस्थान में नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत है, और इनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन अगर हम कर दें तो ये बजट का रोना जो रोकते हैं, ये बजट का रोना समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, इस ओर गंभीरता से विचार चाहिए। हमारे बहुत मैदान खाली पड़ा है, बहुत ही ज़मीन खाली पड़ी है, हम वनोपजों को भी ज़्यादा नहीं ले पा रहे, हम जो है खनिज का दोहन भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये जो सारी स्थिति मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि एक बार हैव्स एंड हैव नॉट का जो पड़ता जा रहा है, दोनों के बीच में खाई पड़ती जा रही है। हैव्स आगे बढ़ रहे हैं, हैव नॉट पीछे हट रहे हैं। तो हैव्स और हैव नॉट की जो खाई बन रही है, इस खाई को पेटे बिना हम आर्थिक न्याय की कल्पना ही नहीं कर सकते, और इसके लिए सख्त से सख्त कानून भी उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उठाना चाहिए। ये माननीय अध्यक्ष महोदय इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आदमी के हाथ में जब तक क्रय शक्ति नहीं होगी, आज हम
थेगलेबाजी कर रहे हैं, सब्सिडी दे दो, दान दे दो, पैसा दे दो, ये कर दो और इसके आधार पर ये पेट भर लेगा। ये एक अधूरी व्यवस्था है। इस व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ सकते। व्यवस्था चाहिए, व्यक्ति के हाथ में क्रय शक्ति बढ़े, और क्रय शक्ति तभी बढ़ सकती है जबकि बेकारी को मिटाने के लिए बेकारों के पास हाथ हो। आज अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, बेकार, बेरोजगार, नौकरी दो। मैं कई बार सोचता हूँ, पहले भी सोचता था, अध्यक्ष महोदय ये चिंता का विषय है कि क्या हर पढ़े लिखे आदमी को नौकरी दी जा सकती है। और कई बार मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जो संस्थान हैं, हमारा ये जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उसके संस्थान हो, यहाँ कई बार आवश्यकता न होते हुए भी पदों को क्रिएट किया जाता है किसी न किसी रूप में रोजगार देने के लिए। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए, और इसलिए लगनी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ हो गई है। पहले जब 60 साल की उम्र जो है सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित हुई, उस समय एवरेज एज 54 थी। आज एवरेज आज की 86 तक आ गई, और 86 तक आने के बाद 100 साल 90 साल तक पेंशनर जी रहे हैं। अब आप जिस तरह से आज की इकोनॉमी चल रही है उसमें आपका पेंशनर बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ है, तो इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और एक विषय और मैं रखना चाहता हूँ गंभीरता से सोचने के लिए कि माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आर्थिकी है देश की है, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें इस आर्थिक के अनुसार होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है जिस तरह से, क्योंकि फाइनेंस कमीशन उसमें कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट बैठता है, और वो ब्यूरोक्रेट अपने ब्यूरोक्रेट्स की हित के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए, इनके सारे दूसरी बातों के लिए जिस तरह के रिकमेंडेशन करता है उसको सरकार मानती है। वो एक गलत तरीका चालू हो गया। अगर आपको फाइनेंस कमीशन बिठाना है, गांव के एक किसान को बिठाओ, गांव के एक गरीब को बिठाओ, गांव के एक मजदूर को बिठाओ, गांव के उनसे बिठाओ, इनको लोगों को बिठा करके 10-11 को उनसे कहो कि अब तुम फाइनेंस मैनेज करो। सब बढ़ता जा रहा है, 2.5-3 लाख साधन सुविधाएं अपार, और वही अंग्रेजियत का जमाना। अफसर अब जेल में जो है, अभी अफसरों पर कैसे कंट्रोल लगेगा? इनकी ना ये लगा सकते तो हम लगा सकते, क्योंकि एक बात सामने आती है, अरे अब की तो ये जाने वाले हैं, ये आने वाले हैं, अपने क्या है, ये भी बहुत रहता है। मतलब ये कि सोच में इतना परिवर्तन आ गया, ये सोचा नहीं जा सकता। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता आज की ब्यूरोक्रेसी में है माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने भी देखा, दिल्ली में भी देखा, यहाँ भी देख रहे हैं, विधानसभा में देख रहे हैं, प्रतिबद्धता की कमी आती चली जा रही है, और देश के प्रति लगन की कमी आती चली जा रही है। अपने मौज करो, मस्त रहो, ये आएंगे तो वो आएंगे। ये आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए हमको मौलिक रूप से सोचना पड़ेगा। माननीय शांतिलाल जी धारीवाल, आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि में बैठे हैं, मैं आपको ये बात विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ। तो ये जो स्थिति है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको बदलने के लिए हमको तैयार रहने का है। और रहा सवाल पॉलिटिकल न्याय, अब राजनीतिक न्याय है अधूरा। आरक्षण के आधार पर हम जैसे लोग चुन के आ जाते हैं, और यहाँ हम दिखते हैं, ओह शेड्यूल कास्ट वाले इतने आ गए, शेड्यूल ट्राइब वाले इतने आ गए, और देश आगे बढ़ गया। इनसे देश आगे नहीं बढ़ रहा। आरक्षण के आधार पर कुछ अफसर आ जाते हैं या कुछ और क्लर्क वगैरह आ जाते हैं और कहते हैं अरे बहुत मिल रहा है, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। राजनीतिक न्याय देने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित वर्ग, इनमें एक जागृति लानी पड़ेगी। और जागृति इसलिए लानी पड़ेगी कि आज भी 75 साल होते होते ये लोग आज भी वो गरीबी का जीवन, वंचितों का जीवन वो जी रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ मौलिक मुद्दे हैं। अब आप देखिए, लिबर्टी, वर्शिप की लिबर्टी है। आप तो नाथद्वारा से आते हैं, मैं भी नाथद्वारा कई बार गया हूँ, दर्शन करने भी गया हूँ, लेकिन ओपन व आरती चढ़ाना नहीं है, कई मंदिरों में नहीं है। तो वर्शिप की आज़ादी सब जगह नहीं है, कई मंदिर आज भी बंद है। तो ये जो वर्शिप की आज़ादी जो मिलनी चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय आज देश को नहीं मिल रहा है, और वो न्याय नहीं मिल रहा है तो ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ये इतना बड़ा शब्द है कि जिसकी कहीं पालना हो रही है।
अपॉर्चुनिटी, अवसर, कुशलगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति का अवसर, उसके बाल बच्चों का अवसर, और उदयपुर में रहने वाले एक व्यक्ति का बाल बच्चों का अवसर, इसमें फर्क है। मैं उदयपुर में था, मेघवाल जाति से हूँ, मैं जानता हूँ कि उदयपुर में होने की वजह से कई तरह की सुविधाएं थी, पढ़ना लिखना ये वो सब, लेकिन मेरे काउंटर पार्ट्स जो गाँव में हैं, जो पढ़ सकते थे, मेरे से ज़्यादा होशियार हो सकते थे, उनको कहाँ अवसर मिला है? आखिर ये अवसर की जो समता, एकता, इक्वलिटी ऑफ थॉट, अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी किस रूप में सबको मिले, इस विषय पर आज गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, जो कि प्रियम्बुल का आपको आदेश है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी जो है वो तो ये है कि ये मैं राज्यपाल का भाषण भी है मेरे पास, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण भी है, इसमें एक कोई कार्यक्रम बता दो जो कि फ्रेटर्निटी के लिए हो, जो भाईचारा और बंधुत्व के लिए हो। सारे अपने सामने है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, सब है, लेकिन टू प्रमोट अमंग देम फ्रेटर्निटी, अलग से भाईचारा बंधुत्व की भावना पैदा करने के लिए ये संविधान में एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आज क्या हो रहा देश में? आज भाईचारा है क्या? आज राजस्थान में भाईचारा है क्या? अगर भाईचारा होता तो दक्षिण राजस्थान से जो आवाज़ उठ रही है, जो हमारे दो मित्र हैं जिस आवाज़ के आधार पर विधानसभा के बैठे, ऐसी आवाज़ इस देश में नहीं उठनी चाहिए। ये देश एक होना चाहिए, इसमें भाईचारा होना चाहिए, इसमें बंधुत्व होना चाहिए, और इसमें एक तरह की जो है आवाज़ उठनी चाहिए जो सबको समान रूप से समाज में व्यापक रूप पर फैले। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुछ मुद्दे हैं। अब खास मुद्दा टैक्स फ्री बजट, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये टैक्स फ्री बजट जो है एक लोकप्रियता का धारा है, लोकप्रिय धारा, वोटर को प्रभावित करने का धारा है। अरे टैक्स वाला बजट लाओ। राजस्थान में विकास की बहुत कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ आप भी बैठे, आप देखते हैं, आप सवाल भी देखते होंगे, हर जगह कई स्कूल की मांग है, कई विद्यालय की मांग है, कई पानी के पीने की मांग है, कई सड़क की मांग है, एक के बाद एक मांगे विकास की चली आ रही है। अब ये विकास की मांगे एक तरफ, और आप कहते हैं टैक्स फ्री बजट। क्या मतलब है? राजस्थान से आपको टैक्स फ्री बजट की भावना को छोड़ना पड़ेगा, और विकास कराने के लिए जितने धन की आवश्यकता है, सब कई विधायकों को जवाब मिले, राज्य की वित्तीय स्थिति देखते हुए देखा जाएगा। अधिकांश सवालों में ये जवाब आता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति देखते हुए ये आएगा। तो ये वित्तीय स्थिति खराब है, तो व्हाई नॉट टैक्स? आखिर हम वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं, तो स्टेट चलाने के लिए हमको टैक्स लगाना पड़ेगा। मैं इस नीति के खिलाफ हूँ कि टैक्स फ्री कह के आप जो है विकास को रोड़ो। टैक्स फ्री बजट विकास में रोड़ा है, विकास को अवरुद्ध करने वाला है, इसलिए टैक्स लगाओ और राजस्थान में विकास करो। ये मेरा आपसे निवेदन है, इस बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सरकार आएगी और जाएगी, लेकिन राजस्थान जो विकास चाह रहा है वो विकास करने की जरूरत। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 शब्द हैं, सुस्त, दुरुस्त और चुस्त। अब सुस्त, दुरुस्त और चुस्त मैं अपने हिसाब से इसमें लगाना चाहता हूँ कि आज की सरकार, आज की ब्यूरोक्रेसी सुस्त है। सुस्त का आपको मैं बताना चाहूँ, ये सारा रिकॉर्ड बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, आपके सारे कार्यक्रम है उनको देखो आप, तो ये आज की सुस्त है। दुरुस्त होते तो भी जिंदाबाद देता, और चुस्त होने का तो सवाल ही नहीं। आज राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स को, राजस्थान की नौकरशाही को चुस्त करने की आवश्यकता है, और यहाँ नौकरशाही के खिलाफ जिस तरह की बातें आती है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए चुस्त नहीं है, या प्रशासन चुस्त नहीं है अध्यक्ष महोदय, तो क्या होता है? अभियान चलाएंगे। क्यों भाई? शहरों के सरकार शहरों की ओर के अभियान की क्या आवश्यकता पड़ी? सरकार गाँवों की ओर की क्या आवश्यकता पड़ी? इन अभियानों की आवश्यकता क्या पड़ी? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सामान्य रूप से डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चलता रहे तो हमको इन अभियानों की जरूरत नहीं है। अब इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन को चुस्त करने की आवश्यकता है, चाहे किधर से हो किधर नहीं हो। इनकी जो आदत पड़ गई है ढीला रहने की और निगलेक्ट करने की, होगा देखा जाएगा। अब यह सवाल आता है, कॉर्नर में कौन होता है? मंत्री। अब ये मंत्री कॉर्नर क्यों हुआ? इसलिए कि अच्छी तैयारी नहीं करेगी।
आखिर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में बैठे हैं तो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन मुद्दों पर मौलिक रूप से विचार होना चाहिए, और ये मौलिक रूप से विचार नहीं होगा तो हम इस प्रियम्बल को प्राप्त करने में असफल रहेंगे। अब थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ, माननीय अध्यक्ष, मैंने सुस्त है राज्य के, वैसे ये सारे हैं, आपकी ऑडिट रिपोर्ट में भी है, आपके ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी है, आपकी अपनी रिपोर्ट में भी है। आप देख लो, जितना बजट आपको दिया गया, एक भी कॉलम मुझे बता दे माननीय कल्ला साहब कि ये बजट हमने पूरा खर्च किया। अब उसके लिए बहाना है आज की तारीख में, और उसको मानना पड़ेगा कि भाई कोरोना आ गया, और कोरोना आ गया तो सर्कुलेशन ठप था, कई तरह की असुविधाएँ थी, और इसलिए ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक भी आइटम अध्यक्ष महोदय, इस बजट से, इस विधानसभा से जो बजट कराया गया, वो बजट जो है एक भी आइटम पूरा खर्च नहीं हुआ, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये इस विधानसभा का अपमान है। हमसे आप पैसा लेते हो, हमसे आप पास कराते हो, हमसे आप हाथ खड़े कराते हो, और उसको खर्च नहीं कर सकते। कौन है इसका जिम्मेदार? ये आपको देखना पड़ेगा। और इसलिए इस बार मैं चाहता हूँ शांति जी धारीवाल और आप कैबिनेट के मंत्री इस बात की गारंटी दें इस विधानसभा में कि इस विधानसभा से जो पैसा आप लिए हैं, जिसको स्वीकार कराया है, उसको पूरी तरह खर्च करेंगे, और अगली बार आएंगे कि हमारा कर्जा हो गया, वो पूरा खत्म हो गया। ये स्थिति पैदा करनी चाहिए कि देश बनाना है, राज बनाना है। तो मैं इसलिए ये निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि कुछ मौलिक विचार आज होने चाहिए। आज आप कह देंगे क्या हो रहा है साहब, राजनीति चल रही है। अरे राजनीति चलती रहेगी। इस विधानसभा की गरिमा है, ये विधानसभा आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है। और मैंने एक बार स्वर्गीय पूनम चंद जी बिश्नोई से पूछा था, जब मैं था एमएलए और स्पीकर थे, अपने उस विधानसभा में भवन के आगे टेंट लग जाते थे। जब भी कोई विधानसभा चलती है, टेंट, वो टेंट 10-15 टेंट लग जाते थे। मैंने उससे पूछा, मैंने साहब, अरे ये इस विधानसभा के भवन में विश्वास है इनका, यहाँ ये आए हैं तो इस विश्वास के साथ आए हैं कि हमको यहाँ से कुछ मिलेगा। ये वो विधानसभा की गरिमा है, और इस गरिमा को क्षमा करें मुझे, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत भी कम कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति इस विधानसभा को गरिमा देने के लिए आवश्यक है, और उनकी अनुपस्थिति में आधा ही रह जाती है गरिमा। अब ये पहले आप कह दोगे उस समय भी ऐसा होता था, ये उस समय ऐसा था, इसका मतलब नहीं है। क्या नई बातें हम नहीं कर सकते? क्या पुरानी बातों को जो है उन्हीं को फॉलो करेंगे? तो विधानसभा की गरिमा, जब टीवी में देखता हूँ, मैं आजकल बहुत कम आता हूँ, कुछ हेल्थ वाइज रीजन से वजह से आपने देखा हो, देश से आता हूँ, लेकिन टीवी में जब देखता हूँ तो पूरा खाली लगता है। ये कौन सी विधानसभा है, कौन सी चर्चा है, क्या हो रहा है, क्या कमिटमेंट है? मैंने आपको धन्यवाद दिया है, आपने प्रियम्बल छपवाया था किताबों पे, उसके लिए आपको धन्यवाद दिया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज़्यादा आपको विस्तार में नहीं जाना चाहता। अगर आप कहें तो मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। ट्राइबल में कितना खर्च हुआ, केंद्र से आया वो कितना खर्च हुआ, सब जगह कम ही कम है। एक भी जगह मुझे ऐसी नहीं दिखी सारी रिपोर्टों में कि जहाँ पूरा खर्च हो गया हो या थोड़ा ज़्यादा खर्च हुआ हो। ये एक स्थिति है। तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि बात समाप्त करने पहले कि इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ा जाए, और पढ़ने के बाद आप इनमें क्या संशोधन किया जाना चाहिए, किस तरह किया जाना चाहिए, और खर्च पूरा हो जाए, इस बात की चिंता करना चाहिए। और जो नए बातें होनी चाहिए संविधान के अनुसार, उन पर भी आपको प्रियम्बल के हिसाब से एक तरह से गंभीरता से सोच करके और अगला बजट बनाना चाहिए। यही शब्द कहते हुए अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेघवाल साहब। समाजवाद से यहाँ तक आपका जो अनुभव आपने बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज डिबेट की गरिमा को बढ़ाया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।